हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस का। और जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो आप मेडिकल प्रोफेशन को चूज कर रहे हैं, इसमें अधिकांश बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, ठीक, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। और मेडिकल में अगर आपको एमबीबीएस के लिए जाना है या आगे और भी किसी मेडिकल कोर्स के लिए जाना है, डॉक्टर कोर्स के लिए जाना है, तो उसके लिए आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, ठीक, विद रैंकिंग के साथ, गुड रैंकिंग के साथ, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन में, पेपर पे। तो आज हम जो इसी तरीके के एक छोटा सा सैंपल पेपर लेकर के देखेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में, नीट के एग्जाम में आते हैं। तो ये जो सेशन है, ये सेशन मैं लेसन वाइज लेके चलूंगा कि जैसे जैसे आपके लेसन कंप्लीट होते जाएंगे, उसके बाद एंड ऑफ द लेसन हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं। मैं आपको पहले थोड़ा सा एक क्लियर बात बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हम सेशन यहां ले रहे हैं, ये जो क्वेश्चन हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक। ये सिर्फ एक आपके लिए सैंपल की तरह से है कि आप सैंपल के रूप में इसको देखो और आप सिर्फ अपना मूल्यांकन करके देखिए कि यस, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन मैंने जब लेसन था, जब पढ़ रहे थे हम लोग, लेसन की वीडियोस देख रहे थे हम लोग, तो क्या उस समय पे मैंने बातों को गहराई से सुना है? तो अगर आपने सुना है या समझा है तो डेफिनेटली आप इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चंस को देखिए और नोट डाउन जरूर करिएगा ताकि आपको भी हेल्प मिले आगे करने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं। फाइन, सो लेट वी टेक फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज IUCN स्टैंड फॉर, यानी कि IUCN का मतलब क्या होता है, उसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए गिवन है इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बी गिवन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, सी गिवन है इंडियन यूनियन फॉर केमिकल नॉमेनक्लेचर, और डी गिवन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पहले हमें थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जो IUCN होता है ये एक संगठन का नाम है, एक संघ का नाम है, ठीक। अच्छा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है और दुनिया के दूसरे देशों में भी इसकी ब्रांचेस है। तो ये पर्यावरण को बचाने के लिए काम करता है। तो अब ये इसकी हम देख सकते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या बनते हैं होंगे, क्योंकि अब ये पूरी दुनिया के पर्यावरण को बचाने की बात करता है। तो यहाँ पे इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंडियन की बात आ रही है। बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, होल्ड पर रखते हैं क्योंकि मतलब बन सकता है। सी इंडियन यूनियन फॉर केमिकल नॉमेनक्लेचर, नहीं बन सकता। डी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल ही नहीं बन सकता, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो यहां पे बात ही नहीं कर रहे, बात तो नेचर की कर रहे हैं, कुदरत की कर रहे हैं, प्रकृति को कैसे बचाना उसकी बात हो रही है। तो यहां पर IUCN जो स्टैंड करता है वो है ऑप्शन हमारा बी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, हु गेव द नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमंस आर कॉल्ड होमो सेपियंस, यानी कि किसने वो नाम दिए जिससे ह्यूमंस को, मनुष्य को होमो सेपियंस कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहां पे जो होमो सेपियंस वर्ड आ रहा है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब यहां पर साइंटिफिक नेम की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा है, वो भी कौन सी तरीके की, बायनोमियल की बात कर रहा है, यानी कि दो नामों वालों की। और ये हमें पता होना चाहिए कि बायनोमियल जो नॉमेनक्लेचर थी वो, आइए देखते हैं, ढूंढते हैं। ऑप्शन ए डार्विन, बी मेंडल, सी एरिस्टोटल और डी लीनियस। यस, कार्ल लीनियस ने दी थी।
ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो कार्ल लीनियस ने इंट्रोड्यूस किया था, तो यहां पर ऑप्शन आ रहा था डी, कार्ल लीनियस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। तो जो यानी कि क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी इकाई है, बेसिक यूनिट होती है, वो कौन सी होती है? तो अब हमारे माइंड में एकदम आना चाहिए कि जो हेरिटेज क्लासिफिकेशन होती है उसके अंदर 7 ग्रुप्स होते हैं। तो सबसे जो नीचे का ग्रुप होता है वो होता है स्पीसीज, और जो सबसे ऊपर का ग्रुप होता है वो होता है किंगडम। ठीक है, तो किंगडम और सब बीच के तो बात ही नहीं कर रहे हैं, बात किसकी कर रहा है? बेसिक की बात कर रहा है। तो बेसिक कौन है? स्पीसीज। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए स्पीसीज, बी जीनस, सी फैमिली और डी फाइलम। तो यहां पर ऑप्शन क्या बनता था? ए स्पीसीज। स्पीसीज क्योंकि क्या होता है? बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। ओके फाइन, लेट्स वी टेक थर्ड क्वेश्चन। टैक्सॉन इज ऑप्शन ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी स्पीसीज, ऑप्शन सी हाईएस्ट रैंक इन क्लासिफिकेशन, ऑप्शन डी ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। तो आप सोचिए कि टैक्सॉन क्या हो सकता है। ठीक है, तो टैक्सॉन उसको बोलते हैं जिसमें एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर जिनके कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा नजदीक मैच करते हो उनको रखा जाता है। ठीक है, तो उसे टैक्सॉन कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही मैच कर रहा है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। तो ऑप्शन डी इज आंसर, राइट? ये वाला आंसर। फाइन, तो फिफ्थ, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम या फिर फाइलोजेनेटिक्स जो होती है वो होती है कि जिस प्रकार जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब उनका लगातार विकास होता रहता है। ठीक, पहले वो कुछ और था, फिर उसके बाद उसकी आने वाली प्रजातियों में वो कुछ और थोड़ा बहुत बदलाव आया, फिर उसके अंदर कुछ और बदलाव आया, फिर कुछ और बदलाव आया। हजारों लाखों सालों के अंदर उसके अंदर क्या क्या बदलाव आए, जो उसके अंदर चेंजेस आए। ठीक है, अच्छा, ये चेंजेस एवोल्यूशन कहलाते हैं। तो और एवोल्यूशन के बेसिस पर जो स्टडी होती है उसको कहते हैं फाइलोजेनेटिक। ठीक, उसके बाद तो अब यहां पे क्या बोल रहे हैं? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। ठीक है, अच्छा, अब टर्म जब हमें पता चल गई तो हम देखते हैं कि आंसर क्या बनता है। मॉर्फोलॉजिकल, ऑप्शन ए मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है बाहरी बनावट। तो क्या जो टर्म है वो उसके साथ मैच कर रही है? नहीं मैच कर रही, क्योंकि बाहरी बनावट यहां बोल रहा है कि एवोल्यूशन के बेसिस पर, और यहां ऑप्शन ए में दे रहा है बाहरी बनावट के बेसिस पर। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। और बी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी नहीं हो सकता। ठीक, फ्लोरल कैरेक्टर का मतलब होता है फूल की बनावट। ठीक है, फूल का स्ट्रक्चर क्या है? तो फूल का स्ट्रक्चर भी बनता नहीं है। ऑप्शन डी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बिल्कुल ठीक, जो हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे वही आ गया। तो ऑप्शन डी इज आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हेन ऑर्गेनिज्म इज इन सेम क्लास बट इज नॉट इन सेम फैमिली, द टैक्सोनॉमिक टर्म इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए ऑर्डर, बी जीनस, सी स्पीसीज, डी फैमिली। ठीक, तो अभी थोड़ा सा एक बार टर्म्स को याद करते हैं कि होता क्या है। सब 7 कैटेगरीज होती है। ठीक है, 7 ग्रुप्स है। तो पहला जो आता है वो कौन सा होता है? किंगडम। ठीक है, जो दूसरा आता है वो क्या होता है? फाइलम। ठीक, उसके बाद क्या आता है? क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, और फिर जीनस, और फिर स्पीसीज। ठीक है, अच्छा फाइन। तो ये हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहां फाइलम या डिवीजन भी हो सकता है प्लांट्स के केस में। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोल रहा है? कह रहा है कि व्हेन ऑर्गेनिज्म इज इन सेम क्लास, क्लास सेम है। तो अगर मान लेता हूं मैं यहां पर एक कोई क्लास है, ठीक है, किसी की कोई क्लास मान लेने, कोई किसी ऑर्गेनिज्म की कोई क्लास है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या आ सकता है? उसके अंदर सपोज कीजिए 2 ऑर्डर आते हैं।
ये हमने मान ली क्लास, इसको हम सी लिख देते हैं। ये रहे ऑर्डर, ये दो ऑर्डर आते हैं, सपोज कीजिए ये रहे दो ऑर्डर, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर्स हैं, ठीक है, इनके अंदर ऑर्डर्स के अंदर फैमिली भी आती होंगी। सपोज करिए ऑर्डर 1 और ये ऑर्डर 2, ठीक, ये ऑर्डर 1 मान लिया, ऑर्डर 2, इसके अंदर दो फैमिली मान लेते हैं, फैमिली 1, फैमिली 2, और इसकी भी दो फैमिली, फैमिली 1 सपोज कर लीजिए और फैमिली 2। तो अब आप एक चीज देखिए, ठीक, इन चारों फैमिलियों में, इन चारों फैमिलियों में क्या ऑर्डर सेम है? नहीं, क्योंकि F1 F2, सॉरी यहां पर मैं F3 लिख देता हूं, क्योंकि ये F3 इसकी फैमिली, तो इसको 4 कर देते हैं। अच्छा, अब आप ये बात देखिए कि इन चारों फैमिलीज में क्या ऑर्डर सेम है? ऑर्डर सेम तो नहीं है, क्योंकि F1 F2 फैमिली जो है उसके ऑर्डर 1 है और F3 F4 फैमिली जो है उसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। मगर इन चारों में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन क्या है? ये ऊपर वाली क्लास, ठीक है। तो क्लास कॉमन है, बाकी ऑर्डर का डिफरेंस है। तो वो बोल रहा है कि व्हेन ऑर्गेनिज्म इज इन सेम क्लास, क्लास सेम बट इज नॉट इन सेम फैमिली। देखिए फैमिली अलग अलग हो सकती है, फैमिली अलग अलग हो सकती है, क्लास सेम हो सकता है, तो उनके बीच में टर्म कौन सी थी? ऑर्डर, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या बनता है? आंसर बनता है ऑप्शन ए ऑर्डर, ठीक है। बी जीनस, सी स्पीसीज, डी फैमिली बनता ही नहीं, और ऑप्शन ए ऑर्डर बनता है। तो ऑप्शन ए ऑर्डर इज राइट आंसर। तो ये हो गए आपके 6 क्वेश्चन। आगे और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो, आइए देखते हैं 7th क्वेश्चन। द फ्रेमवर्क सिस्टम of classification in which various taxonomic categories are arranged in order of logical sequence is called, यानी कि क्लासिफिकेशन का वो ढांचा जिसमें अलग अलग प्रकार की टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज यानी ग्रुप्स को अरेंज किया जाता है ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, और लॉजिकल सिस्टम के हिसाब से, लॉजिकल सीक्वेंस के हिसाब से, यानी कि जो उनका सिस्टमैटिक ऑर्डर बनता है उस हिसाब से उनको लगाया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? उस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टेक्सॉन, नो। बी क्लासिफिकेशन, नो। सी हायरार्ची, ओके। डी टेक्सॉन, नो। तो सी हायरार्ची इज राइट आंसर। आपने पढ़ा भी है हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें कई सारे ग्रुप्स आते हैं और उनको सिस्टमेटिक ऑर्डर से सीक्वेंस वाइज लगाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये ऑप्शन सी हायरार्ची इज राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द 4 नेम्स आर करेक्टली रिटन एज पर रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि इन चारों में से कौन सा नाम अकॉर्डिंग टू रूल लिखा गया है जो कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए होते हैं, ठीक है। आपको रूल पता होंगे। तो देखो, आइए देखते हैं ऑप्शन ए सोलेनम मोलेंगेना। अब आप देखिए इसके अंदर कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैपिटल लेटर्स में नहीं होते, सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में नहीं होते। ऑप्शन बी सोलेनम मोलेंगेना, ठीक है, ओके फाइन। बट आप देखिए कि जो जीनस है वो कैपिटल लिख दिया, ए कैपिटल लिख दिया है, और फिर स्पीसीज का एम भी कैपिटल लिख दिया। इट मींस ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी सोलेनम मेलेंगेना, आप देखिए ऑप्शन सी जो है यहां पर जो पहला वर्ड था वो स्मॉल लिख दिया। इट मींस ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अंडरलाइन तो है, ये भी अंडरलाइन था, ये भी अंडरलाइन है, ठीक है, ओके फाइन। बट ये क्या कर दिया? स्मॉल में लिख दिया, तो पहला लेटर स्मॉल है। इट मींस ये भी नहीं हो सकता आंसर। ऑप्शन डी पे चलते हैं, बिल्कुल क्लियर कट सोलेनम मेलेंगेना इटैलिक, ठीक है। एक्चुअली में मैंने यहां पर आपके लिए बोर्ड पर लिखा है, तो मैंने इसको कोशिश तो करी है इटैलिक में लिखने की, बट फिर भी मैंने इटैलिक लिख दिया। इट मींस ये इटैलिक में लिखा है। तो इटैलिक में अगर लिख दिया है और पहला जो लेटर है वो कैपिटल है, उसके बाद अगला लेटर स्मॉल है जो कि स्पीसीज होता है, तो इट मींस बिल्कुल ठीक है। या तो आपको पता है ना, या तो पूरा अंडरलाइन होना चाहिए था, ठीक है, और नहीं तो फिर इटैलिक्स में होना चाहिए था। तो इटैलिक मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, इट मींस ये इटैलिक में लिखा है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फाइन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9। एन एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन इज,
अब एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? दो वर्ड होते हैं, एक होता है इन सिटू, एक होता है एक्स सिटू। एक्स सिटू कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन। अब मतलब कि जो जिस लोकेलिटी में मिलता है, जो भी ऑर्गेनिज्म जिस लोकेलिटी में पाया जाता है, जिस एरिया में पाया जाता है, उसको उसी एरिया में रखना, संजो के रखना, उसे बचाना, उसको सेव करना, वो होता है इन सिटू कंजर्वेशन। और एक्स सिटू क्या होता है कि पाया तो यहां जाता है मगर उसको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं दूसरी जगह, ठीक है, उसको संजो के रखा जा रहा है कहीं और। तो ये क्या बोल रहा है? एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन इज, इनमें से कौन सा है एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल? नेशनल पार्क, ऑप्शन ए नेशनल पार्क। अब देखिए नेशनल पार्क में क्या होता है कि जो नेशनल पार्क है वहां पर जानवरों को उनके नेचुरल, उनके कुदरती माहौल में रखने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उनको बचाते तो हैं मगर उनको उसी माहौल में, उनको वहां पर कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं करते। जो भी जानवर जिसका शिकार करना चाहता है कर सकता है, ठीक है। अब वो चाहे एंडेंजर्ड स्पीसीज ही क्यों ना हो, उसको भी अगर कोई जानवर शिकार करता है तो वो ठीक है शिकार कर सकता है, तो वो नेचुरल तरीके से उनको बचाया जाता है। तो यहां पर एक्स सिटू के साथ नेशनल पार्क बिल्कुल सेट नहीं बैठ रहे, बात बिल्कुल मैच नहीं कर रही। एक्स सिटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सेम वर्ड है, जो नेशनल पार्क है उसी तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, इनको भी नेचुरली एटमॉस्फेयर के अंदर एनिमल्स को छोड़ दिया जाता है या प्लांट्स को उन्हीं एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, ठीक है, जहां पे वो होते हैं। उसके बाद चलते हैं सीड बैंक, ओके, ये वाले टर्म को अभी होल्ड पे रखते हैं। अगला डी चलते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में भी वही है कि जहां पर जो चीज नेचुरली है वो उसी रूप में। बट सी जो सीड बैंक है, सीड बैंक क्या होता है कि हो सकता है कोई प्लांट हिमालय की पहाड़ों पर मिलता हो, ठीक है, और वहां से उसको उसकी प्रजाति को बचाने के लिए उसके सीड्स को कंजर्व करके आपने दिल्ली के अंदर सीड बैंक में रखे हुए हैं, ठीक है। दुनिया भर के प्लांट्स को आपने बचाने के लिए हो सकता है आपने अपने घर के अंदर उनको कंजर्व करके रखा हो, उन्हें संभाल के रखा हो, जार के अंदर रखा हो। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? एक्स सिटू कंजर्वेशन हो गई, ठीक है। प्लांट कहीं और का, बचाया कहीं और, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो ये ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, फाइन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10th question is species is a group of organisms which, fine, option A interbreed freely, option B do not interbreed, C live together, D none of these। देखिए अब यहां पर ऑप्शन जो A है उसमें क्या बोल रहा है? इंटरब्रीड फ्रीली। अब अपने माइंड को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा हमें और याद करना पड़ेगा जो स्पीसीज की डेफिनेशन होती है उसमें एक टर्म आती है कि इंटरब्रीड फ्रीली, यानी कि स्पीसीज वो होते हैं, वो जानवर या प्रजातियां जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो, ठीक है, जो कि एक जिनके कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, ठीक है, ओके फाइन, बट मेन कैरेक्टर उनके अंदर आपको मेन जो टर्म है वो क्या है कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो। तो यहां पर इंटरब्रीड फ्रीली वाली टर्म बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ये जो था आज हमने 10 क्वेश्चंस का सेशन किया है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस, पर्टिकुलर यही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, बट हाँ ये जरूर है कि जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको दिए थे ये सब के सब आपका नीट के एग्जाम वगैरह में पूछे जा चुके हैं। मैं नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश करूंगा कि जो मेडिकल के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनके ईयर भी लिखे जाएं कि कौन सी ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं इस चीज को पूरी कोशिश करूंगा, ध्यान रखूंगा। तो स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।